Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College, कोटा. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट फोर्थ का सेकंड टॉपिक जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से हम स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पहले ही सारे लेक्चर्स ले लिए हैं. तो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव जो है उसके साथ ही हमारी यूनिट 4 कवर हो जाती है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. इस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को पढ़ने से पहले आप मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सारे लेक्चर्स अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का वो थोड़ा सा ब्रीफली मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट है उसमें भी दे दिया था. तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, आज का टॉपिक. सबसे पहले बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं. बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह तो आप जान ही गए हैं कि होता क्या है. COOH को हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं. अब इसमें ये एक तरीके से कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप से मिलकर बना होता है. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन से जुड़ा OH है, यदि उसे किसी अन्य समूह जिसे हम जेड ले सकते हैं उससे हम रिप्लेस कर दें, तो जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं. तो आई बात समझ में. OH को जेड से रिप्लेस कर दे, जेड कुछ भी हो सकता है वो हम आगे देखेंगे, उससे हम रिप्लेस कर दें तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं. जेड की प्रकृति के आधार पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो हम देखते हैं कि ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनका पहला यौगिक कौन सा होता है. वो होते हैं एसिड हैलाइड्स. इसमें जो जेड सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम. मतलब जो OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है उसे हम हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं. हेलोजन में वैसे तो हेलोजन क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं, लेकिन जब सबसे कॉमन जो एसिड डेरिवेटिव जो हेलोजन से बनाए जाते हैं वो क्लोराइड होते हैं. मतलब जो जेड होता है वो क्लोरीन एटम से रिप्लेस होता है. वो सबसे कॉमन एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स होते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें एसिड हैलाइड मिलते हैं. और मैं जैसा कि मैंने बताया कि एसिड हैलाइड्स में से सबसे जो महत्वपूर्ण है और जो कॉमन भी है वो है एसिड क्लोराइड्स. इनका जो फर्स्ट जो सदस्य होता है वो फॉर्मिल क्लोराइड होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं. जो इसका नेक्स्ट जो सदस्य होता है वो एसिटिल क्लोराइड होता है. आप देख रहे हैं CH3COCl. तो इस कंपाउंड को ही इस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर काउंट होता है. जब हम इसे नॉमनक्लेचर करते हैं तो जो हम एसिड के नॉमनक्लेचर में इक एसिड लगाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो इक एसिड के स्थान पर हम इल क्लोराइड लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए, एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसका एसिड डेरिवेटिव बनाऊं तो बना हमारा इक एसिड को हटाकर एसिटिल क्लोराइड. इसी तरह प्रोपियोनिक एसिड से क्या बना, प्रोपियोनिल क्लोराइड. तो ये आपने देख लिया कि जो एसिड हैलाइड्स है वो क्या क्या होते हैं और उनका नॉमनक्लेचर भी आपने ब्रीफली देख लिया. अब हम नेक्स्ट जो सदस्य हैं एसिड डेरिवेटिव्स का उसको देखते हैं. जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो होते हैं एस्टर्स. इसमें जो जेड होता है वो होता है OR, जिसे कि हम एल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एस्टर बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, OR से. तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो COOR मिलेगा. तो COOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे अगर एस्टर बनता है तो क्या फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, COOR. और इनका जो नॉमनक्लेचर है वो एल्किनिल एल्केनॉइड के रूप में किया जाता है. तो इस एल्किल एल्केनॉइड, अब इसमें जो एल्किल वो होता है वो जो ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है वो होता है, और बाकी एल्केनॉइड जो कि मेन चेन होती है उसको हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं CH3COOCH3. अब ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप वो क्या है, मिथाइल.
हो सकता है इथाइलो, हो सकता है प्रोपाइलो। तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल ग्रुप को हमने नॉमेनक्लेचर उसका कर दिया, तो वो आया मिथाइल। अब जबकि हम इसकी मेन चेन देखते हैं, वो कितने कार्बन्स की है, 2 कार्बन्स की। तो ये हो गया इसका नाम मिथाइल एथेनॉइड हो गया। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, तो दूसरे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन से कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो और जबकि कार्बन चेन कितने की है, 1 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मेथेनॉइड। तो पहले आप ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल ग्रुप को नाम देंगे, और फिर जो मेन चेन है उसको नाम देंगे और ऑइट लगा देंगे। तो जो इसका नाम है वो आप हमेशा याद करिए, एल्किल एल्केनॉइट। ठीक है। तीसरा जो मेंबर है वो एसिड एमाइड कहलाता है। एसिड एमाइड्स में जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है वो NH2 होता है। इसका मतलब है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एमाइड्स बनाने हैं, तो जो OH है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, NH2 से रिप्लेस कर देंगे, और हमें एमाइड मिल जाएगा। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, CONH2। प्रथम 2 सदस्य फॉर्मेमाइड और एसिटेमाइड इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और अन्य महत्वपूर्ण एमाइड जो है, जो कि आप सब भी बहुत जानते हैं, वो यूरिया होता है। और यूरिया में भी अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो एमाइड ही फंक्शनल ग्रुप होता है। NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो इसका अगर फंक्शनल ग्रुप कोई पूछे आपसे कि यूरिया में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो वो एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और यूरिया भी एक तरीके से एसिड डेरिवेटिव है। आप बच्चों जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो यूरिया का टेस्ट करते हैं, उसमें भी आप एमाइड का ही, एमाइड फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो ये यूरिया जो है इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो आपने तीसरा जो सदस्य है वो एसिड एमाइड देखा। अब हम देखते हैं लास्ट और चौथा सदस्य कौन सा होता है। इसका जो लास्ट सदस्य होता है वो एलिफेटिक, वो होता है अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें जो जेड होता है वो OCOR समूह होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एनहाइड्राइड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक जो यौगिक होते हैं उनको मिलाकर अगर उसमें से H2O माइनस कर दे तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो आप बता सकते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे तो जो हमें मिलता है वो एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। इसका क्रियात्मक समूह COOCOR होता है। इस श्रेणी का भी प्रथम सदस्य जो होता है वो अस्थायी यौगिक होता है। अतः एसिटिक एनहाइड्राइड काफ़ी कॉमन भी होता है, आप काफ़ी बार सुनेंगे भी, वो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर माना जाता है, प्रथम सदस्य माना जाता है। तो आपने 4 जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो देखे, इसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, आप वो देखिए। पहला जेड क्या हो सकता है, हेलोजन, उससे हमें क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड्स मिलता है। जनरली क्लोरीन एज अ हेलोजन एटम लिया जाता है। और इसका जो आयुपेक नेम जो इसका फर्स्ट मेंबर है उसका एसिड, रूड नेम तो एसिटिल क्लोराइड है और आयुपेक नेम एथेनॉइल क्लोराइड है। दूसरा जेड क्या हो सकता है, OCOCH3, इससे आपको एनहाइड्राइड मिलेगा। और फर्स्ट सदस्य एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका आयुपेक नेम एथेनॉइल एनहाइड्राइड है। तीसरा क्या हो सकता है, जेड NH2 हो सकता है, इसे एमाइड मिलता है। और जो चौथा है वो OCH2CH3, मतलब जेड क्या हो सकता है, OR ऑल्कोक्सी ग्रुप, इससे क्या मिलता है, हमें एस्टर मिलता है। तो बच्चों आप अच्छे से समझ लीजिए, एसिड में OH को रिप्लेस करके 4 एसिड डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। बच्चों अब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। हमने जो 4 एसिड डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे। बच्चों जो RCO समूह होता है उसे एसाइल ग्रुप कहा जाता है। ये चारों ही एसिड डेरिवेटिव में पाया जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो एसिड डेरिवेटिव है उसका फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। जनरली आपने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देने का जो कारण है वो जेड में छुपा है, जेड के बिहेवियर में छुपा है। जो जेड है जैसे ही वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़ता है, चाहे
वो NH2 Cl हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो, ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जुड़ने के कारण जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो जेड है या OH है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसमें जो कार्बोनिल समूह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में, ये प्योर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ये जो छद्म या हम कहेंगे कि छद्म या इमेजिनरी कार्बोनिल ग्रुप होता है, रियल कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या जुड़ा होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो OH हो चाहे जेड हो, जेड कुछ भी हो सकता है, NH2Cl OR एक्सेट्रा। तो इसलिए हमने एक बात तो हमने देख ली कि जिस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें जेड एज अ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जेड है वो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसको चेंज कर देता है। अब हम ये देखेंगे कि OH या जेड की क्रियाशीलता पर CO का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि सारे जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें जो एसाइल ग्रुप है वो कॉमन है, RCO, ये तो सब में पाया जाता है। अब ये कार्बन से जुड़ा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग एसिड डेरिवेटिव्स में अलग अलग होता है। देख ली है। आप देखेंगे कि जो जेड जो एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इस वजह से हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्योंकि जो जेड है वैसे तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा रहता है, उसकी वजह से भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, और जो कार्बोनिल की उपस्थिति से जेड की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जब NH2 जो समूह है वो सिंपल अगर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है और NaOH से रिएक्शन कराई जाती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जब NH2 ग्रुप एसाइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो बेसिक कंडीशन में NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है अमोनिया के फॉर्म में आसानी से एसाइल ग्रुप से। तो इसका कारण क्या है कि जो CO है वो उसको CO की प्रेजेंस के कारण NH2 ग्रुप आसानी से रिप्लेस हो जाता है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, जो OH माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और NH2 ग्रुप रिप्लेस हो गया उस OH से। तो इस तरह से एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। चूंकि क्षार की उपस्थिति है तो जो एसिड आपको दिख रहा है एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से वो एसिड की फॉर्म में ना रहकर सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में रहता है। इसी तरह अन्य जो एसिड डेरिवेटिव है जैसे कि एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड, इनका भी एसिड या बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसिड मिल जाता है। आपने एमाइड का एग्जाम्पल से तो बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस देख ली। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एसिडिक कंडीशन में किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होती है। तो आप देखें कि जो एसिड हैलाइड के एग्जाम्पल से देखते हैं कि एसिडिक कंडीशन में क्या हुआ, H प्लस पहले अटैक करेगा, कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इस वाटर मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो इससे H प्लस निकल जाएगा जिससे कि प्लस चार्ज हट जाए, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन का वो होगा और हेलोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने को एसिड मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से H प्लस या मतलब एसिडिक कंडीशन में भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। तो जो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो एक बात तो समझ में आई कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जो जेड है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हुआ, OH के द्वारा। और दूसरी बात आपने देखी कि जो चारों जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका चाहे एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो उनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और वो फाइनली क्या बनाते हैं, एसिड का निर्माण करते हैं।
अब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है एसिड डेरिवेटिव्स में। तो आप देख रहे हैं जो एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एनहाइड्राइड की होती है, फिर एस्टर की होती है, और जो एमाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ये जो रिएक्टिविटी है इसको मैं एसिड वाला जो चैप्टर है उसमें भी मैं पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ। जिसका भी जो जेड है वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो आसानी से निकल जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकती हूँ जो जो Cl माइनस है वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए एसिड हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो NH2 है उसकी जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और एमाइड की सबसे कम। तो अभी तक आपने क्या क्या बातें देखी कि एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी टाइप की रिएक्शंस देते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिएक्टिविटी की का ऑर्डर का उल्टा होगा। चूंकि एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे कम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया, और आपने देखा कि कैसे एसिड और बेसिक कंडीशन दोनों में हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। जेड समूह के साथ CO की उपस्थिति के कारण अणु के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की भी एसिडिटी बढ़ जाती है। अतः सोडियम इथॉक्साइड क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के दो अणु संगनित होकर बीटा कीटो एस्टर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। और आप ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो क्लेजन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, इसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ लेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि है ना जो एसिड डेरिवेटिव्स है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब हम देखेंगे इन एसिड डेरिवेटिव्स का इंटरचेंज, एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज होता है, और इंटरचेंज में जो रिएक्शन काम में आती है वो इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम में आती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है एसिड क्लोराइड से अन्य डेरिवेटिव्स का निर्माण। अब एसिड क्लोराइड आप देख रहे हैं बीच में है, अगर मुझे इससे एनाइड्राइड का निर्माण करना है तो मैं इसकी रिएक्शन सोडियम एसीटेट से करा दूंगी। अगर मुझे एस्टर का निर्माण करना है तो मैं इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करा दूंगी, और अगर मुझे एमाइड का निर्माण करना है तो मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दूंगी। तो आपने देखा कि इस तरह से इंटरचेंज करके हम एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड तीनों प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मुझे एसिड प्राप्त करना है तो मैं क्या कराऊंगी, सिंपल एसिडिक या बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी। अब हम देखते हैं एस्टर से अन्य डेरिवेटिव्स का निर्माण। बीच में एस्टर मॉलिक्यूल दे रखा है, अगर मुझे इससे एनहाइड्राइड का निर्माण करना है तो मैं P2O5 और की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी तो मुझे एनहाइड्राइड मिल जाएगा। PCl5 से रिएक्शन कराऊंगी तो एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगी तो एमाइड मिल जाएगा। इसी तरह एमाइड से देखते हैं कि मुझे अन्य डेरिवेटिव्स बनाने तो क्या करना होगा। एमाइड से अगर मुझे एसिड क्लोराइड बनाना है तो PCl5 से रिएक्शन करानी होगी। अगर एस्टर बनाना है तो एसिडिक कंडीशन में अल्कोहल से रिएक्शन करानी होगी। और अगर मुझे एनहाइड्राइड बनाना है तो P2O5 पहले तो आप एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस करेंगे और P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमें एनहाइड्राइड मिल जाएगा। इसी तरह हम एनहाइड्रेट से देखते हैं कि अगर अन्य एसिड डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा। एनहाइड्रेट से अगर एस्टर बनाना है तो अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, और अगर एमाइड बनाना है तो NH3 से रिएक्शन कराएंगे, और अगर एसिड क्लोराइड बनाना है तो HCl से रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों आपको ये इंटर कन्वर्जन भी सभी जो एसिड डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए कि हर एक एसिड डेरिवेटिव से अगर हमें अन्य एसिड डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो इसमें रिएक्शन क्या होगी। बच्चों जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है वो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स देखा कि कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, और उनके इंटरचेंज की बात की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।